क्या हुआ, लड़ाई क्यों हो रही है? अच्छा, इधर फोकस करो। वर्ल्ड बैंक पढ़ा रहे थे ना हम। तो कुछ क्वेश्चन दिया था एक मैंने लिखने को, एग्रीकल्चर वाला, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम टाइप का था ना कुछ, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। अच्छा ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम मतलब क्या था? अच्छा, तो इसके क्वेश्चन आंसर लिख लिए? आंसर लिखा गया? समझ आया ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी का मतलब? आया ना? अच्छा क्वेश्चन था ना लिखने के लिए, पूरा एग्रीकल्चर कवर था इसमें। लाओ देखें तुम्हारा क्या लिखे हो। पढ़ेंगे नहीं, टेंशन ना लो, तेजी से। सब आएगा, यस। प्रयास अच्छा किए हो, फैक्ट भी अच्छे डाले हो, लेकिन 200-250 वर्ड में कम से कम 3 पेज लिखना था और थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, अभी काफी वर्क बाकी है इस पे, बाद में देखते हैं ना क्लास के बाद सबका। कहाँ पहुंचे थे वर्ल्ड बैंक में? कौन सा टॉपिक लिखवा रहे थे? हैं? कौन सा टॉपिक? एम ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कैसे बना, क्या स्ट्रक्चरिंग है उसकी, सबको पता हो गया। और ये मेनली फोकस किस पे करता है? डेवलपिंग कंट्री पे, उनको सॉफ्ट लोन देने के लिए, डेवलप करने के लिए। और एम ऑफ इसका लिखवाया था, 3-4 पॉइंट तो लिखवाए थे ना एम में, 4 पॉइंट्स लिखवा दिए थे ना। तो बचा क्या रह गया? सारे तो वर्ल्ड बैंक के लगभग मेजर पॉइंट लिखवा ही दिए गए। क्या क्या करवा दिया मैंने? लास्ट में हेडिंग डलवाई थी क्या कोई? अच्छा लिख लो, वो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कैसे सेलेक्ट होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है इस समय प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? ये तो करंट का टॉपिक है, ये लिखना खोज के। कंफर्म न्यूज, ठीक है लिख लो। कंफर्म है तो लॉक किया जाए। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ज्यादातर एक्चुअली में जिन कंट्रियों का डोमिनेंस होता है वहीं के ज्यादातर होते हैं। ठीक है, तो इसमें शेयर किसका होता है? जो ज्यादा शेयर इनका, जिसका शेयर ज्यादा होता है उसकी वोटिंग राइट ज्यादा। तो ज्यादातर अमेरिका क्या करता था, उसके यहाँ के ही प्रेसिडेंट होते थे, या यूरोपियन यूनियन के, यूरोप, और इससे ज्यादा आगे कहीं के नहीं होते थे। तो ये तो एक तरह की पार्शियलिटी हुई। आप डेवलपिंग कंट्रियों को पार्टिसिपेट करा रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रियां इसमें आप वो भी मेंबर्स हैं, तो सिर्फ एक ही जगह के लोग पूरे इसके अथॉरिटी होल्डर हो, तो एक तरह से इसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल तो शामिल नहीं होगा। तो प्रेसिडेंटशिप में ज्यादातर किसके हाथ में रहा? मैक्सिमम यूरोपियन यूनियन या यूएसए के हाथ में। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसके बाद इसमें रिफॉर्म के लिए बात की गई बार बार। रिफॉर्म क्या? कि जिन कंट्रियों का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है उनके ही प्रेसिडेंट और उनके ही कार्यकारी अधिकारी हमेशा ना रहें। जो डेवलपिंग विकासशील देश कंट्रियां, विकासशील देश हैं, उनकी भी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। सिर्फ पैसे के बेसिस पे, मतलब पैसे शेयर के बेसिस पे ही सारी राइट्स किसी को ना दी जाए। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपनाए जाएं, समय समय पे यहाँ पे रिफॉर्म किया जाए इनके स्ट्रक्चरिंग में। इन सब पे वर्ल्ड बैंक में काफी डिस्कशन और डिबेट होता है बार बार बीच में। ठीक है, बस इतने पॉइंट ही हैं। वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट जारी करता है, वो लिख लो।
एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लिख लो अभी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, लिखते जाओ, ये सब रिपोर्ट के नाम है बेटा, ये सब एक्चुअली में ज्यादातर आप लोग इंग्लिश में ही याद रखिएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। अगला रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, रेमिटेंस REMITTANCE, रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट। माइग्रेशन होता है कहीं से, यहां से लोग विस्थापित हो कहीं, और रेमिटेंस मतलब होता है आप बाहर वहां से गए यहां पैसे भेजिए। रेमिटेंस मतलब हो गया आप जो NRI यहां से बाहर कमाने गए दूसरे देश में, यहां पे पैसे भेजे। रेमिटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं अरुण? रेमिटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? रेमिटेंस को प्रेषण नहीं कहते, भेजा हुआ धन लिखा, प्रेषण। रेमिटेंस लिखो तुम लोग ज्यादा अच्छा, वो हिंदी में भी लिखा मिलेगा एग्जाम में। कितनी रिपोर्ट हो गई? 4 हो गई। अब लिखो 2015 में एक क्वेश्चन आया है प्री में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, यूपीएससी में आया था 2015 में। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? लिख लो 2015 में आया है, तो रिपोर्टें लिख ली तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन इसलिए आते हैं, इसलिए आपको रिपोर्ट याद रखनी है। ठीक है। विश्व आर्थिक संभावना, विश्व आर्थिक संभावना, संभावना रिपोर्ट इसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट याद रखो, ज्यादा अच्छा है, ब्रैकेट में भी लिखा रहता है। लिखा होगा ना ब्रैकेट में, यही ज्यादातर लिखा रहता है। इवन आपको किधर उसमें मिलेगा, जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो मैक्सिमम चांसेस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट ही लिखा रहे, अदरवाइज गूगल ट्रांसलेशन लिखा रहा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इतनी ABCD तो आती है सबको, रिपोर्ट का नाम याद करने में क्या जा रहा है? क्या चीज? अगला लिखो कुछ नॉन ब्रेटन वुड। अभी हम लोग वर्ल्ड के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं ना, तो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से हैं? एक IMF है, एक वर्ल्ड बैंक है, और एक ITO बनना था, उसे बना नहीं, वो WTO हो गया उसकी जगह पे। तो अब बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड लेवल पे, मतलब वित्तीय संस्थान जो नॉन ब्रेटन वुड से आए हैं। ब्रेटन वुड क्या था? एक समिति थी ना, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड की, कहां पे है? न्यू हेमिस्फीयर में। न्यू हेमिस्फीयर कहां है? USA में। ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं IMF अभी, या IMF बाद में पढ़ते हैं अभी। इस वर्ल्ड बैंक के तर्ज पे कुछ और बैंक आए। अब वर्ल्ड बैंक में आप सुन ही रहे हैं, रिफॉर्म की बात चली, और क्या चला? यहां पे USA और यूरोपियन कंट्रीज का दबदबा है। यहां पे एशियन कंट्रियां, अफ्रीकन कंट्रियां, अदर वर्ल्ड कंट्रियां क्या हो रही हैं? उनका उतनी हिस्सेदारी नहीं है, ना उनकी इतनी सुनवाई है। और वर्ल्ड बैंक जब किसी को लोन देता है या IMF किसी को लोन देता है तो फोर्सफुली वो वहां के मार्केट को ओपन करवाता है,
और वहां क्या करता है, जबरदस्ती स्ट्रक्चरल चेंज करवाता है, जिससे डेवलप्ड कंट्रियां वहां पे जाके अपने कंपनीज और बिजनेस उपनिवेश फैला सकें। तो जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं उनके यहाँ समस्या ये हो जाती है, उनकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती हैं, इनसे होएंगी ना, तो इन लोगों के लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट करेगा। और ये साथ में वैश्वीकरण को बहुत ज़्यादा ये बढ़ावा देने की कोशिश क्या करते हैं, ये एक्चुअली में अपने कल्चर प्रोस्पेक्ट को सेल करते हैं। कहा जाता है हेजेमनी खत्म हो गई है, बट एक्चुअली में कल्चरल हेजेमनी, इनडायरेक्ट हेजेमनी चल रही है। हेजेमनी मतलब समझते हैं आप लोग, कहीं का प्रभुत्व आपको इनडायरेक्ट वे में किसी अपने आइडियोलॉजी में कैप्चर कर लेना। तो आजकल दो टर्म आते हैं, नियो कैपिटलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म। अब ये टर्म पॉलिटी में सीखिएगा, नियो लिबरलिज्म एंड नियो कैपिटलिज्म और नियो इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म क्या था, इंपेरियलिज्म की हिंदी पता है आपको, साम्राज्यवाद। और नियो साम्राज्य, पहले साम्राज्यवाद था कि पूरी सरकार को पॉलिटिकल कंट्रोल कर लो किसी देश के, ठीक है, और वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉलोनियलिज्म होता है कि सिर्फ वहां के इकोनॉमिक चीजों को एक्सप्लॉइट करो, वहां के रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लॉइट करो और अपनी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए, ये कॉलोनियलिज्म कहलाता है। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, औपनिवेशिक वाद ऐसे होता है, ठीक है। और नियो इंपेरियलिज्म जब थ्योरी आई, नियो इंपेरियलिज्म में कह रहे हैं कि आप ये तो कह दिए पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं करेंगे, बट आप इकोनॉमी कंट्रोल कर ले रहे हैं, मार्केट ओपन करवा के आपके यहाँ की जो डेवलप्ड कंपनियां हैं, जो डेवलप्ड देशों की, वो हमारी कंट्री को पूरी तरह क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर ले रहे हैं। इंटरनेशनल करेंसी क्या चल रही है, डॉलर, डॉलर है ना, कैपिटली। अब डॉलर के रेट में चेंज और अप एंड डाउन करना, जो फेड टैपरिंग हमने आप लोगों को पढ़ाई थी कि अगर वहां का फेडरल रिजर्व डॉलर के फ्लो को अगर कंट्रोल करना चाहे, वहां का इंटरेस्ट रेट बढ़ाए घटाए, तो डेवलपिंग कंट्रियों की इकोनॉमी प्रभावित होती है ना, प्रभावित होती है। यहां पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, लोग यहां इन्वेस्टमेंट छोड़ के वहां भाग जाते हैं, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हमारी इकोनॉमी को तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजियां हो चुकी हैं, काफी पहले के वो आजाद देश हैं, उन्होंने बहुत से रिसर्च और चीजों पे खर्च कर चुके हैं, उनके यहाँ पॉपुलेशन भी कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है, तो इस सबका उन लोगों ने फायदा उठा के और भी देशों पे इन लोगों ने रिसोर्सेज, दूसरे देशों को कब्जा करके वहां के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया और इन लोगों ने वर्क किया कई चीजों पे, तो इनकी क्या है, एक इकोनॉमी डेवलप्ड हो चुकी है। अब कोई एक डेवलप्ड पर्सन हो और कोई एक अनडेवलप्ड पर्सन हो, तो एक अनडेवलप्ड जो पर्सन है, जिसको डेवलपिंग फील्ड में चला, भले सेम एज ग्रुप का हो, दोनों को सेम कंपटीशन में बैठाया जाए तो क्या दोनों सेम मार्क्स लाएंगे, भले सेम सिलेबस दिया जाए पढ़ने को, तो उसको पहले बढ़ने के लिए रिसोर्सेज देने पड़ेंगे ना। वो बचपन से बेचारा चीजें नहीं पाया है, जो चीजें उसको मिलनी चाहिए थी, जो रिसोर्सेज का उसको उपभोग करना था अपने डेवलपमेंट के लिए। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी इसी पे लागू है, इक्विटी वाले प्रिंसिपल पे, कि रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। वेलफेयर गवर्नमेंट भी इसी पे काम करती है। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, पॉलिटी में कुछ तो पढ़ा ये सब, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्ल्ड बैंक एक्चुअली में, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऊपर ये आरोप है कि आप जो है नियो इंपेरियलिज्म को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, नियो कैपिटलिज्म। आप वहां की इकोनॉमी में अपने बड़े बड़े इंडस्ट्री डाल के वहां की चीजों के एफडीआई करके वहां के मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर लेते हैं, फिर वहां की मार्केट में डिमांड और सप्लाई अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं, और वहां की पब्लिक की पॉलिसीज जो होती हैं, जैसे एमबीए डिग्री किसकी बेची हुई है, कहां से आई, यूएस से। पढ़ाई का स्ट्रक्चर कहां से आया, यूएस से। जो आप जीन्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, क्या है सर,
उसने सारी आपकी माइंडसेट को ही कंट्रोल कर लिया है, आपको ये बता दिया कि ये मॉडर्निज्म है। एक टर्म आता है कि वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन नहीं समझा जा सकता, बट एक्चुअल में क्या समझा जा रहा है? वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन समझा जा रहा है। वहां की और भी क्वालिटी है, वहां ह्यूमनिज्म है, ह्यूमनिज्म भी उसने बेचा ना। ह्यूमनिज्म को क्या यूज करता है? पावरफुल कंट्रियां ह्यूमनिज्म को एज अ सील्ड यूज करती हैं अपने लिए। खुद जब आए तो कोई ह्यूमनिज्म नहीं, दूसरी कंट्री कोई कुछ करे तो ह्यूमनिज्म कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हाँ, उनके यहाँ एक लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है, उनके यहाँ की सोच काफी डेवलप हो चुकी है, उनके जो थॉट प्रोसेस काफी डेवलप है, आगे हैं। और उनके यहाँ जब लोग सेटल होंगे, वेल सेटल्ड आप होंगे, तो आपके थॉट प्रोसेस ऑलरेडी अच्छे हो जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट होंगे रहने खाने जीने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। तो आप क्यों किसी से इतना ज्यादा बीच में पड़ेंगे किसी की लाइफ में? जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है? डे टू डे लाइफ में लोग डिफरेंट काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स सप्लाई करते हैं। किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताका झाकी, ये सब आदत होती है ना। ये जितना भी अनडेवलप्ड, जितना भी थोड़ा लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी आप जाओगे, वहां वो उतनी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जरूरत की नीड के लिए। अगर उनकी अपनी नीड कंप्लीट होगी तो वो क्यों जाएंगे दूसरे की लाइफ में? हाँ, उनके घर में कुछ आया, वो हमारे यहाँ जरूरत होनी चाहिए थी, नहीं पूरी है, तो जरूर इंसान के अंदर एक इंसानी फितरत है, उन चीजों के लिए या तो वो बुराई करेगा या ईर्ष्या उसके अंदर आएगी। इस तरह की घटनाएं जो होती हैं सोसाइटी में, जब कहा जाता है इकोनॉमिक आप डेवलप हो जाइए, इकोनॉमिक चीजों पे फोकस करिए, तो लोग नहीं करते हैं और इन चीजों में उलझते हैं। जितना भी अनडेवलप्ड कम डेवलप्ड कंट्री हो, या ज्यादातर जैसे देखोगे जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं या बहुत ज्यादा पिछड़ी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रियां हैं, वहां पे बहुत वायलेंस भी पाए जाते हैं सोसाइटीज में, जिनोसाइड पाया जाता है, छोटी छोटी बात पे लोग लड़ते हुए पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रियों में नहीं होता, हर सोसाइटीज में ज्यादातर सेल्फ इंटरेस्ट को लेके ही लड़ाई होती है, तो कई जगह ये लोग ये भी बढ़ावा देते हैं। दूसरा, अब ये इकोनॉमी को किसी के ओपन करवाते हैं, जैसे अभी आईएमएफ में रिसेंटली 2019 से 20, 18 या 19 में पाकिस्तान इकोनॉमी को फंड देने की बात कही आईएमएफ ने। आईएमएफ ज्यादातर क्या करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पे फोकस करता है, ये जनरल डेवलपमेंट फीचर्स इन सब पे नहीं है, वर्ल्ड बैंक करता है ये सब काम। आईएमएफ का ज्यादातर क्या फोकस होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस करता है। तो आईएमएफ जब भी लोन देता है, जैसे हमारे यहाँ 91 में लोन देने की बारी आई, तो इन्होंने बहुत से कंडीशन दिए, जबरदस्ती बोला कि आप ओपन करिए तभी हम लोन देंगे। बीओपी क्राइसिस हुई हमारे यहाँ, तो हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, कुछ फायदे भी हुए तो कुछ नुकसान भी होते हैं साथ में। कोई भी डिसीजंस के ऑलवेज हमेशा फायदे तो नहीं होते ना, कुछ सेक्रीफाइस होती है तो कुछ रिजल्ट होता है। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ओपन करवाए और कुछ इन्वेस्टमेंट वहां पे बढ़वाए। एफएटीएफ के थ्रू आपको मनी लॉन्ड्रिंग की चीजों से बचना होगा, टेरर फंडिंग से नहीं करनी होगी, इन सब पे आपको ध्यान देना पड़ता है, तब आईएमएफ लोन देता है आपके बीओपी क्राइसिस से आपको बचने के लिए। कोविड के दौरान कई बार लोन दिया है, बेल आउट पैकेज। यूएस का बहुत ज्यादा रोल होने से यूएस क्या करता है? यूएस जिसकी पटेगी उस कंट्री को आसानी से लोन मिल जाएगा, जिसकी यूएस से नहीं बनेगी और उसको लोन आसानी से नहीं मिलेगा। यूएस के पास पैसा बहुत है, यूएस लगभग वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था। क्या वोटिंग शेयर ज्यादा है तो है, इसलिए तो बता रहा है। तो इन सब को जब एशिया में भी ऐसी कंट्रियां, जैसे चाइना भी सुपर पावर के रूप में इसकी भी इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडिया की भी इकोनॉमी बढ़ रही है, रसिया की इकोनॉमी उतनी अच्छी ना होने से वो प्रभुत्व नहीं जमा पा रहा, लेकिन वो डिफेंस के मामले में बहुत आगे है। तो ये जो हेजेमनी वाला टर्म आया, ये इकोनॉमिक हेजेमनी और कल्चरल हेजेमनी दोनों बना रखे हैं। तो ये जब मार्केट पे कब्जा कर रखे हैं तो आप क्या देखते हैं? लोग किसको फॉलो करते हैं?
जो प्रॉस्पर बहुत ज्यादा हो, जिसकी लाइफ स्टाइल आपको दिख रही हो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हो, जो मतलब अभी आपके मोहल्ले में किसी का घर बहुत अच्छा बना हो, पैसे वाला हो और अच्छी गाड़ी से चलता हो, ये पैदा, वो जो खाएगा पहनेगा सबके सोसाइटी के उसके ऊपर फोकस रहेगा, अच्छा क्या खाते हैं ये, क्या पहनते हैं ये, लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं ना। हमारे यहाँ कोई यूएस है, यूरोपियन का आ जाए, भले वहां का ट्रक ड्राइवर हो, यहाँ पे आ जाए, सबका फोकस किधर हो जाएगा, वो जो कहेगा बात सही मान ली जाएगी। आप लोग चाहें कितना, वो एक्चुअली में आपका साइकोलॉजी उसने चेंज कर दी है, आपकी साइकोलॉजी से खेले गए हैं, आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये बता दिया गया वी आर सुपीरियर। हाँ, कुछ मामलों में उनकी टेक्नोलॉजी, कुछ मामलों में उनके रैशनल चीजें ठीक है, लेकिन सारे मामलों में तो नहीं है ना। तो ये चीजें करके क्या करते हैं, वो आपके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं। सोसाइटी में किसी का घर का बच्चा अगर अमेरिका चला गया, वो सोसाइटी में क्या कहता फिरता है, हमारे बच्चे तो अमेरिका रहते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, फॉरेन गया, अच्छा क्या विदेश चला गया हमारा बच्चा, अमेरिका में पढ़ रहा है, मतलब वो कॉलर एक इस तरह से ऊंचा करते हैं कि उनको लगता है कि वहां जो गए हैं कुछ ऐसी अचीवमेंट है जो यहाँ के चीजें नहीं हो सकती थी। ठीक है, जाना कोई बुराई नहीं है, बस उसको हाइप देना, दैट इज अ प्रॉब्लम। आप एक्चुअली में वहां ये जो काम यूएस करना चाहता वो आपसे करवा रहा है, वो आपको क्या बना लिया, माध्यम बनाया ना यहाँ पे। एक्चुअली में वो जो काम करना चाह रहा था उसका काम आप आसान कर दे रहे हैं। तो ये चीजें जब होती हैं सोसाइटी में, जैसे किसी एक सोसाइटी में एक लोग गए तो दूसरे लोग भी प्रयास करने लगे, तीसरे लोग भी प्रयास करने लगे, चौथे लोग भी प्रयास करने लगे। नो डाउट वहां पे लाइफ इजी है, कई चीजें यहां से ज्यादा डेवलप्ड हैं। तो यहां से जब अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग, एक ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, कि यहां से अच्छे बुद्धिमान लोग अच्छे पैसे के लिए जब वहां सेटल हो जाते हैं तो देश में डेवलपिंग और रिसर्च चीजें कहां से आएंगी लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ से आईआईटी से पढ़े लोग, आईआईएम से पढ़े लोग, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़े लोग विदेशों, मान लिया यहाँ पे भले रेमिटेंसेज आप भेज रहे हैं, नो डाउट, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी भी तो आनी चाहिए जो आप वहां जाके अपना रिसर्च और दिमाग यूज किया, हमारे यहाँ भी यूज करते कम पैसे में, बाकी चल के आगे इकोनॉमी तो हमारी भी ग्रो हो रही है। बट वहां जाके लोग उसी पार्शियलिटी को झेलने को भी तैयार हैं। आप वहां अगर मीटिंग्स में बैठते हैं तो गोरे सारे बैठे हैं, तो आपको एक्चुअली में सेकंड डिग्री सिटीजन ट्रीट किया जाता है ज्यादातर। क्योंकि उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो अपने यहाँ सोसाइटी में भी है ना, हर चीजों में अपने आप को बड़ा दिखाना, दूसरे को डिमीन करना, ये तो फितरत है लोगों की किसी न किसी वे में। जबकि सोसाइटी का क्या भाई, आप अपने काम से मतलब, माइंड योर बिजनेस, आपको क्या मतलब है किसी लाइफ में क्या चल रहा है, किस फेज से वो गुजर रहा है, किस सोसाइटी से कैसी लाइफ वो जी के आ रहा है, क्या मतलब आपसे, मतलब है कोई नहीं ना। लेकिन लोगों को अपने अगल बगल चार लोगों को ये दिखा के हम तुमसे सुपीरियर हैं, भले सारी चीजों में ना हो लेकिन कंपैरिजन में तो उस्ताद रहेंगे। और दूसरों को डिमीन करने में, वो डिमीन करना मतलब नीचा दिखाना, एक तरह से इंफीरियर दिखाना, उसमें ये पीछे नहीं रहेंगे कि जो जिसके हाथ में नहीं है, जैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आप कहाँ पैदा हो रहे, क्या चीजें कर रहे हो, ये आपके हाथ में नहीं है। मान लिया दोस्तों में भी आपको थोड़ा बहुत लेग पुलिंग करते, उन चीजों पे आप सुधारने के लिए बोल सकते हैं जो उसके हाथ में हो। कभी किसी को उन चीजों के लिए नहीं बोलना चाहिए जो उसके हाथ में नहीं है, लाइक वो कहाँ पैदा होता है, किस रीजन से बिलोंग करता है, उसका कोई फिजिकल डिफेक्ट हो, इन चीजों के लिए इवन अपने दुश्मन को भी नहीं बोलना है एट एनी कॉस्ट। क्या हुआ,
किस बात की हंसी आई इसमें? किसी को नहीं बोलना है, दुश्मनों को भी नहीं बोलना है। यहां पे मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे आप लोगों को एस्से लिखने का पार्ट आता है, कल इनका एस्से मैंने पढ़ा, और भी बच्चों का एस्से होगा ऐसा, नो डाउट, इनके में ऐसा नहीं है, बुराई है। किसी भी एस्से और आंसर को लिखते समय आप एक्सट्रीम लेवल के थॉट अवॉइड करिए। आप वेल एजुकेटेड हैं, आप आंसर्स लिखिए, मॉडरेट थॉट यूज करिए। एक्सट्रीम लेवल के तालिबानी लाइक पनिशमेंट देने की बात मत करिए। I'll come that point. मैं अभी तुम्हारे ऐसे पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तुम्हारे ऐसे पे क्यों चाह रही हो कि सबके सामने मैं बोलूँ कुछ? बात कर लेंगे ना तुम्हारे, हम जनरल बात कर रहे हैं, अभी जनरल दे रहे हैं। तो आप लोग किसी चीज पे क्या करेंगे? मॉडरेट थॉट यूज करेंगे। किसी चीज पे सॉफ्ट वर्ड यूज करिए, एक्सट्रीम लेवल के वर्ड मत यूज करिए। और ये डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने पे ही होगा। आप अपने बिहेवियर में चेंज लाइए। आपसे जवाब पूछा जाए तो पोलाइटली सॉफ्ट स्किल से जवाब दीजिए। हमेशा किसी से गुस्सा भी हो जाए तो हट जाइए वहां से। ये ऐसी लड़ाई मत कर लीजिए कि दोबारा चेहरा देखना ही ना पसंद हो। भाई क्यों अपने दिमाग की एनर्जी इन्वेस्ट करना इतना? कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है पीठ पीछे, बढ़िया हमारी चर्चा तो कर रहा है, कम से कम अच्छाई है बुराई कुछ तो कर रहा है, नाम जप रहा है हमारा, और क्या चाहिए? कुछ नुकसान कर लेगा आपका? नहीं, कोई फायदा नहीं है फाइट करके, कोई जब तक लॉन्ग टर्म आपका बेनिफिट ना हो कहीं पे। और किसी से अगर बाई चांस से ओपिनियन डिफरेंसेस या किसी भी लेवल पे डिफरेंस आपका हो भी जाए, इग्नोर इट, हट जाओ वहां से, मत करो बात। कोई फायदा नहीं कि उसमें 10 लोगों से आप गाइए जाके बैठ के, अपनी एनर्जी वहां इन्वेस्ट करिए। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, इन सब पे प्रैक्टिस से चीजें होती हैं, क्योंकि हमारे इमोशन इंपल्सेस इमीडिएट होंगे ना, तो हमको लगेगा कमेंट, हमारे इमोशन इंपल्सेस इमीडिएट होंगे तो क्या होगा? मन करेगा बस जाके लड़ लें, बहुत सी चीजें बोल दें, बट वी नीड टू कंट्रोल इट हियर। एथिक्स में एक टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस आपके एथिक्स के पेपर में डाला गया है। आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अब किसी से आपकी लड़ाई हो रही, उसे आप 10 वर्ड और बोल रहे हैं, वो भी प्रोवोक होता जा रहा है, आप भी प्रोवोक होते जा रहे हैं। अगर आप किसी के उकसाने से मतलब आपकी गुस्सा बढ़ जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने से, तो मतलब आप अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आपको तो कोई राह चलते प्रोवोक कर देगा। बहुत से लोग प्रोवोक करके एंजॉय करते हैं, बढ़िया लड़ रहा है, चिल्लाने दो। होता नहीं, कई बार लोग जानबूझ के एक एक दो दो वर्ड बोलते रहेंगे, तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगे और बोलेंगे, तो करते रहते हैं ना। तो मतलब आप अपने आप का कंट्रोल खो चुके हैं। आपने अपना कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया? सामने हाल वाले के हाथ में। आप यहाँ पे हंस के मुस्कुरा देते, वो कुछ बोलता, जब आप पहले ये सोचते कि हमारा यहाँ फायदा है क्या, लॉन्ग टर्म कुछ मतलब है नहीं ना, लीव इट, जाओ भाई, ठीक है भाई तुम ही सही हो, हमें नहीं सही करना, तुमको मान रहे हो तो मानो, रीजनेबल फाइट, ईगो की लड़ाई नहीं करनी है, फैक्ट पे लड़ाई करनी है, फैक्ट पे बहस करना है, कर लो। हाँ, बाई चांस है जैसे 3-4 दोस्त हो, किसी 2 दोस्त में लड़ाई हो गई, आपस में तीसरे दोस्त से जाके कह रहे हो, तीसरा दोस्त यही कहेगा दोनों की फाइट हुई है, अभी शांत हो जाएंगे, फिर कल को मिलेंगे ही, ये नॉर्मल सी बात है, कल को मिलेंगे। अब लेकिन तीसरा दोस्त अगर वो हुआ, 10 बात इधर बढ़ा के बोलेगा, 10 बात उधर बढ़ा के बोलेगा, और कभी बात नहीं करने देगा। अगर वो दोस्त अच्छा हुआ तब तो दोनों की सुन के खत्म कर लेगा, दोनों उधर भी मतलब तुम्हारी भी सुन लेगा, उसकी भी सुन लेगा, उसके बाद कहेगा जाने दो, हो गया, ठीक है, अब हो गई लड़ाई, बात खत्म, कल से फिर वापस मिल जाना। 1-2 दिन बाद हम लोगों को गुस्सा शांत हो जाए, जैसे किसी बात पे हम लोग एग्रेसिव होते हैं, तो 2-4 दिन बाद जब आप बात करो ना, मतलब इमीडिएट आप रिएक्शन मत दो, 2-4 दिन बाद आप अपने आप, आपकी बॉडी आपको हील कर जाती है ऑटोमेटिकली। 3-4 दिन बाद धीरे धीरे चीजें शांत होती चली जाती। टाइम के साथ लोग कहते नहीं, जख्म हील हो जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जख्म हो जाए, कट जाए, हील हो जाता है, वैसे हमारे माइंड की भी चीजें समय के साथ हील हो जाती हैं।
लेकिन इसको स्पार्क देना हो तो लोग अपने फायदे के लिए स्पार्क देते रहेंगे आपको बीच बीच में, और स्पेशली ये जो मंथरा टाइप के लोग होते हैं, सबसे खतरनाक ये होते हैं आपके दोस्तों में, जो आपके कान भरते हैं। चक्कर ये है कि आपको इनसे सावधान रहना, क्योंकि जो आप दूसरे की बुराई आपसे कर रहा है वो आपकी भी बुराई दूसरे से कर, क्योंकि उसके हैबिट में वो है, काम है उसके हैबिट में है। आपसे आप सोचेंगे ये तो हमारा बड़ा हितैषी है, आपका कोई भी हितैषी आपके पास आपको दुख पहुंचाने वाली बात नहीं कहेगा। ये बात जो बोल रहे हैं ये सब हैबिट में आप लाएंगे तो इंटरव्यू में आपके मार्क्स अच्छे होंगे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, हर चीजों को पॉजिटिव लेके सोचेंगे। पता चला इंटरव्यू में आपके ऊपर थोड़ा आपके पेशेंस लेवल टेस्ट किया गया, आप भड़क गए, आपको काउंटर किया गया, आप भड़क गए, आपसे किसी चीज का प्रोस्पेक्ट पूछा गया, आप पेसिमिस्टिक आंसर दे रहे हैं, उसका सोल्यूशन वे में आंसर देने के बजाय। हर प्रॉब्लम को किस वे में देखना है, किसका सोल्यूशन क्या हो सकता, कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। आपसे पूछा गया कि ये चीज कैसे मैनेज करोगे, सर सरकार पावर देगी, पुलिस लाठी बरसवाएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे ऑर्डर देंगे, ये करेंगे, जबकि ये काम नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर का। एडमिनिस्ट्रेटर का काम है सोसाइटी में सामंजस्य बैठाना, हार्ड पावर एक्सेप्शनल केस में यूज करना होता है, ऑलवेज यूज द सॉफ्ट पावर, और 99.9% प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी आपके सॉफ्ट पावर से। एक्सेप्शनल केस में कहीं पे भी आप बात करिए तो आपको ये चीजें कब आएंगी, जब आप किस मोड में देखेंगे, सॉल्यूशन मोड में। जब आप हर चीजों को कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस पे फोकस करेंगे, तो ये सब चीजें आपकी क्या करेंगे, एटीट्यूडनल चेंज करेंगे। जितना भी मैंने बातें बोली ये कहलाता है परसुएशन, परसू करना। कौन बोल रहा है, क्योंकि एज अ टीचर मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, आपको बातें सही लग रही हैं और आपके अपने थॉट हैं, आप सोच रहे हैं कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें करनी चाहिए हमें। आप इन वर्डों पे भरोसा करते हैं खुद से, इसलिए आप इनको अडॉप्ट भी करेंगे। तो ये लाएगा आपके अंदर एटीट्यूडनल चेंज, आपके वैल्यू प्रोसेस में चेंज, ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करेगा। ये दिखाएगा कि आप वेल एजुकेटेड हैं। सिर्फ डिग्री हासिल करने से इंसान एजुकेटेड नहीं होता। तो आपको ये सब चीजें कब समझ में आएंगी, जब आप खुद को समझना चालू करेंगे, और जब खुद को समझेंगे तब वर्ल्ड बैंक और IMF की हेजेमनी समझेंगे। समझे? इतना लेक्चर देने के पीछे अब समझ में आया इंट्रोस्पेक्शन कितना जरूरी है खुद का। यहाँ की कंपनियों में, जैसे फ्लिपकार्ट यहाँ की कंपनी थी, वॉलमार्ट ने खरीदा। ई कॉमर्स सेक्टर में अमेजन का बहुत दबदबा है। अमेजन जब नया नया आया था बहुत कस्टमर को आसानी से सर्विसेज दे रहा था। जब उसका मार्केट बन गया, अब कई चीजें सर्विसेज अच्छी देता है, कुछ सर्विसेज नहीं देता है, और कई तरह के एडवर्टाइज आपके फोन पे देता है, आपकी हैबिचुअल चीजें क्या करता है, बढ़ाता रहता है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह यूज किया, आप एक प्रोडक्ट खोजिए उस तरह के 10 प्रोडक्ट आपके सामने कर देगा, कर देता है ना। ये सब क्या है, आपके दिमाग को कैप्चर कर रहा हूं। इस सब पे वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म और IMF पे रिफॉर्म जो ये सब प्रेशराइज करते हैं, तो कहा गया डेवलप्ड कंट्रियां तो अपना सिक्का जमाती हैं हमारे मार्केट में। हमारे मार्केट मतलब हमारे पीपल, जो हमारे यहाँ की पीपल हैं, इनको यूटिलाइज करती है अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ सस्ता लेबर मिल जाता है उनको, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती हैं, लेकिन उनको ज्यादातर प्रॉफिट हमारे यहाँ शेयर करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट कई रूल्स लाती है, जैसे CSR फंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस तरह के मॉरल और एथिकल, कई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे ऑडिट्स होती हैं कंपनियों की। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से एशिया क्या करेगा, एशिया में कुछ अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। पहला इंस्टीट्यूशंस बना, एक इंस्टीट्यूशन बना 2015 में, AIIB, और एक NDB, ये 2 इंस्टीट्यूशंस बने। न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, AIIB का फुल फॉर्म बताएंगे अरुण? किताब खोले रहते हैं ना, इसीलिए पूछ लेता हूँ हिंदी में।
AIIB, जिससे पूछा वो बोला नहीं कुछ, बाकी सबने बोल दिया। हिंदी में पूछा था। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके अंतर्गत बना है? ब्रिक्स। ब्रिक्स समूह पता है ना आप लोगों को, पढ़ा होगा, कुछ आइडिया होगा अगर न्यूज में सुना होगा। ब्रिक्स समूह एक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को मिला के एक समूह बना है। इन कंट्रियों ने क्या किया, मिलके बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और एआईबी ये चाइना के द्वारा प्रेरित बैंक है ज्यादातर। इसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। इसमें यूके भी शामिल है, जापान भी शामिल है, और भी कंट्रियां शामिल हैं इसमें। ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसका भी तर्ज क्या है, जैसा वर्ल्ड बैंक का है। जैसे वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स हैं वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स और एम्स इसके भी हैं, और वही सेम काइंड ऑफ एम इसके हैं। अब क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में किसका दबदबा है, यूएसए और यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रियों का। तो यहां पे इन लोगों ने क्या किया, उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए इस तरह के बैंक बनाए, जिससे यहां पे उनके एशियन कंट्रियों की करेंसियों में लेन देन किया जा सके, और इनके अनुसार कुछ इनके मैनेजमेंट कंट्रोल रहे इनके हाथ में, कि एक किसी की मोनोपोली को तोड़ने के लिए और कई बैंक बन जाएं तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे ना। अब आप लोगों को समझ में आ रहा फाइनेंस लेवल पे कैसे गेम होता है दुनिया में। इतनी बड़ी कहानी सुनाई इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के, सबको समझ में आया कैसे वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या गेम होता है? इंटरेस्ट आया इकोनॉमी में? कि इकोनॉमी जाननी कितनी जरूरी है देश दुनिया की। हर प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमी से। यहां तुम लोग तैयारी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए ना। एक कोई वो सीरीज आई थी ना जिसमें हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, एस्पिरेंट देखा होगा ना सब लोगों ने? नहीं देखा? देखना, यूपीएससी सीरीज की है अगर मन करे तो। तो आप उसमें आप लोग एक्चुअली मेन फोकस अभी क्या आप लोगों का, आपको फाइनेंस चाहिए ना, पैसे चाहिए तो बाकी डेवलपमेंट तो हम कर लेंगे। किसी की ऐसी डिमांड है, पैसे के अलावा कोई डिमांड है किसी की अभी यहाँ पे? पहले पैसा, फिर उसके बाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो भी मैटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल को दोनों को मिला के चलते हैं ना, तो उसकी लाइफ बैलेंस रहती है। जो सिर्फ एक चीज के पीछे भागता है वो या तो दुनिया छोड़ेगा या तो दुनिया में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाएगा। दोनों ने चलना है ना बैलेंस फॉर्म में। तो अभी इन दोनों के बारे में लिख लो पहले अंतर, एक एक पॉइंट लिख लो, सबके 3-4 पॉइंट। मल्टीलेटरल बैंक फटाफट लिखो तेजी से, क्योंकि आज मुझे खत्म करना है इसे यार, काफी कहानी बता दिया बीच में। ब्रिक्स बैंक का लिख लो। कब बनाया? 6वीं ब्रिक्स समिट फोर्टलेजा में हुई थी 2014 में। वहीं पे ये ब्रिक्स वाले में लिखना, एनडीबी वाले में ब्रिक्स की 6वीं समिट, 6th समिट
2014 लिखो, 2014 ब्रिक्स की 6th समिट कहाँ पे? फोर्टलेजा में, वहीं पे ये ट्रीटी साइन हुई थी, फोर्टलेजा। फोर्टलेजा जगह का नाम है। हाँ, मेंबर कंट्री आपको पता ही हो गया, ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसमें सबकी वोटिंग पावर 20% है, गिवन इक्वल 20% वोटिंग पावर, ईच मेंबर इज गिवन इक्वल टू 20% वोटिंग पावर। 5 कंट्रियां ना, सबको 20-20% वोटिंग पावर है, 20-20% है। 5 कंट्रियां ना सामने, 20-5 100। हेडक्वार्टर इसका संघई है, चाइना। हेडक्वार्टर कहां इसका? सांघाई। बस इतना जानना इसमें इनफ है। अगला उसमें लिख लो, AIIB में होता रहेगा, अब क्या किया जाए, वो हमें अभी उससे मतलब है NDB से ना, वो सब बाकी इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना। 15वां कहाँ हो जाएगा इतनी जल्दी? 15th, 10 साल हो गए क्या? अच्छा हाँ, ओके ठीक। चलो लिखो अगला, अभी वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और करंट में पढ़ना। अभी हम लोग बैंक के बारे में पढ़ेंगे ना पहले। ये AIIB कब स्टार्ट हुआ? 1516 में। हाँ, मेंबर इसके हैं चाइना, इंडिया, UK, स्विट्जरलैंड, चाइना, इंडिया, UK, स्विट्जरलैंड, मोर देन लगभग 80 कंट्रीज हैं। इसमें वोटिंग पावर, जो जितना शेयर रखेगा उसकी उतनी वोटिंग पावर रहेगी। कैपिटल शेयर के बेसिस पे, जो इस बैंक में जितना शेयर रखेगा उसकी वोटिंग पावर उसी के प्रोपोर्शन में रहेगी। सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसकी है AIIB में? चाइना की। दूसरे नंबर पे इंडिया की। दूसरे नंबर पे इंडिया की है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग, चाइना। बीजिंग है, चाइना। चाइना। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था 2019 में UPSC। क्वेश्चन था, 3 स्टेटमेंट दिए हैं AIIB के बारे में, ठीक है, उसमें से कौन कौन से सही हैं? पहला स्टेटमेंट है AIIB के में 80 से ज्यादा मेंबर हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIIB में। तीसरा है AIIB के मेंबर एशिया से बाहर नहीं है। केवल पहला UK है, स्विट्जरलैंड तो है ना, ये सब। तब यस, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। आपको आसानी से बस जनरल पता हो, आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर देंगे। है? अभी में एग्जैक्ट कितने हैं, वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए करंट अपना अपडेट किए रहना। अगला है ब्रिक्स कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। लिखो अगली हेडिंग, ब्रिक्स कंटिंजेंट। कंटिंजेंट में आकस्मिक, रिजर्व मतलब रिजर्व आरक्षित प्रबंधन। ब्रिक्स कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ब्रिक्स कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, इसको ब्रिक्स मेंबर ने मिलकर बनाया है $100 बिलियन के आसपास। $100 बिलियन, $100 बिलियन का बनाया है। $100 बिलियन ब्रिक्स कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। कंटिंजेंट मीन्स होता आकस्मिक, कोई इमरजेंसी आ गई तो उस दौरान हमारे पास कुछ रिजर्व होना चाहिए ना,
तो उस रिजर्व में एक्चुअली में ब्रिक्स कंट्रियों ने मिलकर बनाया है इसे। तो ये कितने हैं, $100 बिलियन का रिजर्व बनाया है। इसे कहां पे यूज करेंगे, जब बीओपी क्राइसिस आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आईएमएफ फंडिंग कर रहा था ना, उसी तरह इन लोगों ने मिलकर बना लिया आपस में कि हमारे यहां जब बीओपी क्राइसिस आएगा तो हम इसमें से फंड यूज कर लेंगे। ठीक है, क्या हुआ? कुछ अदर मल्टीलेटरल बैंक लिखो। पहला लिखो BIS, सम अदर मल्टीलेटरल इन बैंक्स जो हैं। BIS लिखो, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। जब हम बेसल पढ़वा रहे थे, बेसल नॉर्म्स रिस्क, BIS उस समय बताए थे आपको। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये 1930 में बना। 1930 में बेसल में, स्विट्जरलैंड में सेटअप किया गया। बेसल जगह का नाम है स्विट्जरलैंड में, 1930 में। BIS ऐसे सर्कल में बनाओ, BIS उसी के आसपास जो हम लिखते जा रहे हैं वैसे लिखते जाओ ना। BIS लिखो, इसका फुल फॉर्म लिख लो यहीं ब्रैकेट में, उसके बाद ऐसे सर्किल बना दो। यहां लिखो 1930 में, कहां पे हेडक्वार्टर है, बेसल में। ऐसे लिखते जाओ तो ये तुम्हारा क्या है, आसान हो जाएगा। अब वैसे लाइन लिखते जाओगे तो कई वर्ड लिखने पड़ेंगे ना, इतने से तो आपको पता चल जाएगा ना। जब आप इस तरह की लिखने की हैबिट होगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये क्या लिखे हो, क्यों लिखे हो। ये 60 कंट्रियों के सेंट्रल बैंक द्वारा बनाए गए थे। सेंट्रल बैंक अपने यहाँ कौन है, RBI। जैसे अपने यहाँ RBI है, वैसे हर कंट्री का जैसे RBI जैसा जो इंस्टीट्यूशंस होगा वो सब मिलके बनाए हैं। 60 कंट्रियों के सेंट्रल बैंक द्वारा बनाया गया है। इनका काम क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। इनका काम क्या रहेगा, ग्लोबल फाइनेंशियल, वैश्विक वित्तीय स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में इनका काम है। अगला लिखो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ADB, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक लिखना। कब सेटअप हुआ, 1964 में। नाइनटीन 1964 में सेटअप हुआ। कहां पे, अबिदजान, ABIDJAN, अबिदजान, आइवरी कोस्ट पे है, आइवरी कोस्ट में है। आइवरी कोस्ट क्या कंट्री है ना, वहां पे अबिदजान एक जगह है। इंडिया भी मेंबर है इस बैंक का, इस बैंक का इंडिया भी मेंबर है। अगला बैंक लिखोगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, ADB नाम से ज्यादा फेमस है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB नाम से फेमस है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, नहीं, अफ्रीकन वाले में अफ्रीकन लिख के आता है, ऐसा नहीं आता। ADB लिख के आया तो यही मानना है। अफ्रीकन, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन में आता AF लिखा रहता है, AF कैट ऐसे कुछ करके रहता है।
मतलब अपने ग्रुप लिख के, समूह है। हाँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में सेटअप हुआ, 1966 में, 1966 में सेटअप हुआ। मनीला, मनीला कहाँ की राजधानी है? कौन कौन बताए, किसको पता है? हाथ उठाओ। फिलीपीन लिख लेना। इंडिया इसका मेंबर है। इसमें सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग यूएसए, जापान, इन सब की है। मनीला है बेटा, मलीना नहीं, मनीला, मनीला, फिर लिखी गलत, मनीला है, मनीला, न मनीला। हाँ, कौन क्या पूछ रहा है? शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा जापान और ये है, जापान क्या, जापान यूएसए, चाइना नहीं है ना इसमें, हाँ जापान यूएसए। अगला, यूरोपियन बैंक फॉर, उन लोगों को जरा से खाली दे दिया जाए, चालू बड़बड़। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, EBRD, EBRD, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट, EBRD। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये कब सेटअप हुआ? 1991 में, लंदन में, 1991 में लंदन में। लंदन में 1991। इंडिया इसका मेंबर कब बना? 2018 में, 2018 में इंडिया इसका मेंबर बना, लेकिन अभी इससे लोन नहीं ले सकता इंडिया। इंडिया अभी इससे लोन नहीं ले सकता है 2018 में। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं सबसे, 2016 यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक अपेक द्वारा बनाया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर संघई में है। कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत, और दोनों सही है कि दोनों गलत? न्यू सब देख लोगे अब आंसर, अच्छा नकल मत मारना। न्यू डेवलपमेंट बैंक अपेक द्वारा, APEC द्वारा सेटअप किया गया, पहला। दूसरा, न्यू डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर संघई में है। अपेक द्वारा नहीं बनाया गया? गुड, एक सही है। हाँ, 2.5 नंबर, 2 कितने नंबर का? 2.33, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तुम लोग सोच रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं ना, याद नहीं रहते उस समय। अब अगला लिखो, IMF, ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है। ब्रेटन वुड है ना, एक वर्ल्ड बैंक है, दूसरा IMF लिखोगे। IMF लिखो, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय
जा रहे हो? ठीक। अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी कहते हैं, मौद्रिक कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ किसके लिए? आईएमएफ भी 1944 में ही बना था, 44-45 में ही। 44 में एक्चुअली ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1945 में इसका सेटअप किया गया। और इसकी अभी प्रेजेंट में कितनी कंट्रियां मेंबर हैं? 189 है ना? नया कोई बना? ठीक है, अंडोरा। 190 है टोटल अभी। इसका मेनली काम होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना, फिजिकल स्टेबिलिटी देखना, विश्व की फिजिकल स्टेबिलिटी पर फोकस करना, वित्तीय स्थिरता पे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस करता है। और ये ज्यादातर फंडिंग किस पे करता है? बीओपी क्राइसिस पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे। जब किसी कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व की कमी हो जाती है बिजनेस करने के लिए आउटर वर्ल्ड से, तो वहां पे ये फंड करता है। ठीक है, यहां सब एक्चुअली में इनकी जो वोटिंग राइट्स होती है यहाँ पे आईएमएफ में, किसके बेसिस पे होती है? शेयर होल्डिंग। जिसकी शेयर ज्यादा होगा, जो ज्यादा पैसा इसमें शेयर देता होगा, उसकी वोटिंग राइट उसी प्रोपोर्शनल में, उसी अनुपात में ज्यादा रहेगी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और ये ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज की स्थिरता में हेल्प करता है, ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज की स्थिरता में हेल्प करता है। स्थिरता में हेल्प करता है ग्लोबल करेंसी की। आईएमएफ फोकस करता है समष्टि क्षेत्र, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज में सजेस्ट करता है। किसी देश को अगर ये लोन देता है तो वहां की माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज जो होती हैं, समष्टि ओवरऑल देश की, जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसके रिलेटेड पॉलिसीज पे आईएमएफ क्या करता है? अपने मेंबर देशों को सजेशन देता है, सलाह देता है। लिख लो। चीफ ऑफ आईएमएफ कौन है? ये इस समय का तुम लोग खोज के लाना। चीफ ऑफ आईएमएफ क्रिस्टलिना जॉर्जोवा है, वैसे तो देख लेना इस समय कौन है। क्रिस्टीना लगार्ड की जगह नहीं है। और नोटेबल रिपोर्ट कौन कौन से आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है, ये लिख लो। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, हाँ, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये सब रिपोर्ट के नाम हैं, इसीलिए इनको हिंदी इंग्लिश में बहुत ज्यादा ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करिए आप लोग, वरना कई बार क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी चीज का नाम आप वैसे ही याद करिए तो ज्यादा आसान रहेगा। दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और एक क्वेश्चन इसमें से 2016 में, एक 2014, दोनों में पूछा जा चुका है, दोनों रिपोर्ट।
2016 में पूछा गया था ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, और 2014 में पूछा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है। तो आप लोग अब तो कर लेंगे, क्वेश्चन ना आएगा तो जब भी रिपोर्ट की लिस्ट याद करेंगे ना डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, तब होंगे कंफ्यूज। लेकिन अगर सबके ऑब्जेक्टिव आपको पता रहेंगे तो आप गेस कर ले जाएंगे। आपको ये पता आईएमएफ की क्या ऑब्जेक्टिव है, बीओपी क्राइसिस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखता है। वर्ल्ड बैंक की ज्यादातर रिपोर्ट गरीबी हटाओ या सॉफ्ट लोन या इन सबको लेके रहेगा, ट्रेड रेट बढ़ाने को। तो आप थोड़ा गेस कर ले जाएंगे और बार बार पढ़ के ही याद होंगी चीजें। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ समय से कुछ वर्ड्स न्यूज में आ रहे हैं, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये किस कंटेक्स्ट में है? WTO अफेयर, सार्क अफेयर, यूएनएफसीसी? ये 2016 में आया था, पढ़े हुए ना सब लोग। अगला क्वेश्चन है, कुछ टर्म न्यूज में थे, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, SPS एग्रीमेंट और पीस क्लॉज। ये किस कंटेक्स्ट में है, किस इंस्टीट्यूशन के कंटेक्स्ट में है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम? किस पे? फर्स्ट वन पूजा, WTO ना, गुड। AOA नहीं लिखवाए यार, भूल गए अभी, सब्सिडीज वाला एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसी में तो अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स है, लेकिन भूल क्यों जा रहे हो? पीस क्लास भी उसी में है। पीस क्लास वो होता है कि कुछ लिमिट तक सब्सिडी माफ कर दी, आप सब्सिडी दो कोई दिक्कत नहीं, कुछ डेवलपिंग कंट्री को कुछ छूट दी गई है, किसी फील्ड में आप सब्सिडी देते हो तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। अब आप लोग एक काम करिएगा, इंडिया के अगेंस्ट कौन कौन से केस WTO में हुए हैं इसकी लिस्ट बना के लाना, और इसका प्रॉज कॉन्स, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या फायदे नुकसान है इंडिया के फेवर में, कौन डिसफेवर में क्या आर्गुमेंट है। WTO में इंडिया के अगेंस्ट मतलब इंडिया के विरोध में, WTO में इंडिया के विरोध में कौन कौन से केस हुए हैं और किस किस चीज को लेके और किन किन कंट्रियों ने किया है, और उस केस के बारे में डिटेल थोड़ा पढ़ के आना। ये 2015 और 16 के जो क्वेश्चंस थे ये तो आपको समझ में आ गए ना, आसान है ना, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए कहता हूँ इकोनॉमी से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक बार आप पढ़े रहो बस, और करंट रिलेट कर लो। क्या अब प्रोविजन जो आते हैं वो करंट से आते हैं दादा, ये सब भी करंट के एक्चुअली में डिस्कशन में रहते हैं तब। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे तो आप प्रोविजन जो करंट में रहेगा उसको आप देख लेंगे। क्या होमवर्क हो गया? एक क्वेश्चन आया था 2017 में, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी करेंटली न्यूज में थी, किसके रिलेटेड थी? एशियन, ब्रिक्स, EU या G20? ये करंट में न्यूज में थी, EU के रिलेटेड उस समय 2017 में। तो सिंपल सा टर्म आता है ये करंट में, अगर आप पढ़े रहेंगे न्यूज़पेपर डेली पढ़िए आपको तब भी पता चल जाएंगे, कोई भी करंट की मैगजीन उठाइए ये आपको मिल जाता है वहाँ पे आसानी से। कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग का आप मटेरियल उठा लीजिए एक कोच करंट अफेयर्स के लिए,
आपको वहां से कवर हो जाएंगे। कुछ ट्रेड ब्लॉक्स हैं जैसे सार्क है, बिमस्टिक है, ये सब पॉलिटिकल ट्रेड दोनों हैं, इसलिए इसको एक्चुअली में आप लोग जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, इसको हम नहीं करवा रहे हैं। हमने सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करवाए हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ओके, एक जीसीसी भी है, ये भी इकोनॉमिक भी है। जैसे यूरोपियन यूनियन भी ज़्यादातर इकोनॉमिक को लेके ही बना था कि इनका एक जगह का वीज़ा लीजिए तो आप बाकी कंट्रियों को विजिट कर सकते हैं। वैसे जीसीसी का भी है, गल्फ काउंसिल कंट्री, गल्फ कंट्रीज काउंसिल ऐसे कुछ करके, इसका एक पासपोर्ट जारी होता है। इनके यहाँ एक कंट्री का वीज़ा ले लीजिए तो बाकी कंट्रियों में आप विजिट करिए। सऊदी अरेबिया, यूएई है, बहरीन है, जीसीसी पासपोर्ट जारी होता है। ये वर्क रिलेटेड पासपोर्ट जारी होता है, तो वहाँ पे आसानी से आप बिजनेस कर सकते हैं, वर्क वीज़ा इशू होता। तो ये सब कंट्रियों ने कुछ संगठन अपने अपने बना रखे हैं, ये भी ट्रेड रिलेटेड ही होते हैं।
बंद हो जा रहा है क्या? चालू है। लिखो पहला UNCTAD, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन, यार इन सब की हिंदियां बड़ी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी एक्चुअली में फुल फॉर्म याद आप कैसे करेंगे? हिंदी से नाम इसका कॉन्फ्रेंस नहीं याद कर पाएंगे, इसीलिए इंग्लिश से आप लिख लीजिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मैच कर गया ना इसके एक्रोनाइम। अगला है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। गुड। क्या हुआ? किसके घर में लड्डू बिठवा रहे हो तुम? अगला लिखो वीपो, WIPO, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पता होगी ना सबको? अरे सब लोग बोलो, ये सबको पढ़ाया है मैंने, पढ़ता है ना? अगला ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला इंस्टीट्यूशन लिखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्विट्जरलैंड अच्छी जगह है ना? पहले डेवलप्ड काफी थे ना उधर। एक्चुअली जब वर्ल्ड वार होके खत्म हुआ, यूरोप सेंटर्ड था सबसे ज्यादा, स्विट्जरलैंड को थोड़ा ज़्यादा महत्व दी गई, उनको स्विट्जरलैंड को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट भी किया। अपने यहाँ पहले मूवीज़ में स्विट्जरलैंड आता था ना, सारे पता चलता है, स्विट्जरलैंड हो गया, बुदापेस्ट हो गया, इन सब की, ऑस्ट्रिया की, इन सब में शूटिंग होके ज़्यादातर मूवीज़ में आपको मिल जाएंगे ना कुछ स्पेशल डायरेक्टर्स जो हैं, होता है ना। तो ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं होने ही थे, जो डेवलप्ड बेस्ट जगह उनको मिली, ठंडा जगह है वहाँ पे सीजन वाइज, तो वहाँ पे बना लिए लोग। और भी कई रीज़न होंगे अभी तो, और बाकी रीज़न तो मुझे नहीं पता स्पेसिफिक, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है डेवलप्ड और अनडेवलप्ड का रीज़न ही था वहाँ पे। लेकिन काफ़ी कॉस्टली है स्विट्जरलैंड। वहाँ मिनिमम होटल रेट का आपको $100-200 लग जाते हैं एक नाइट के, 200, इससे कम से होटल नहीं मिलता। एक रूम का आपका चार्ज मिनिमम। जी क्या हुआ है? कहाँ? 1 बजे?
लिखो WEF क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है ये, नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है ये। नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है। क्या करोगे तुम, केस करना सब पे वकील बन के। लिखो अगला पॉइंट इसमें, कहां पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी एनुअल समिट होती है दावोस में, इसकी एनुअल समिट कहां पे होती है, दावोस में, DAVOS। हाँ WEF का ही लिखा रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लिखवा रहे हैं। इसमें दुनिया के नेता, थिंकर, NGO, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर, ये सब शामिल होते हैं। हाँ पूरे विश्व से। हैं? हाँ एक्टर, अभिनेता जाते हैं ना प्रमोटर वगैरह करने के लिए। लिखो एनुअल रिपोर्ट कौन कौन सी जारी करता है ये, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। दूसरा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल, अगला रिपोर्ट ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। अगला फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये मेजर रिपोर्ट जो जारी करता है उसके नाम हमने लिखवा दिया, और भी रिपोर्ट ये जारी करता है। 2019 में क्वेश्चन आया था, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ठीक है, हो जाएगा ना, आसान क्वेश्चन है बहुत। आता है तब भी आता, हर साल आता है, हम लोग पढ़े नहीं होते हुए। लगभग अब कौन से टॉपिक बचे इकोनॉमी के? ठीक है, ये मेजर इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे ये हमने लिखवा दिए। कहीं किसी को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत आएगा ही आज वाले में, क्योंकि आज ज्यादातर टर्म इंग्लिश में बोले गए हैं, वही टर्म दिक्कत। रिपोर्ट के नाम बेटा इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे, आप एक बार गूगल कर लेना। जैसे अब इसका है, अगर हिंदी में देखोगी विश्व अर्थव्यवस्था फोरम आप लिखोगे नहीं याद कर पाओगे, और WEF लिख के हर जगह आएगा तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करना दिक्कत हो। अभी शांत रहो सब लोग, अभी हैं, अभी अगला टॉपिक भी स्टार्ट करना है। ये बताओ 11:15 बजे क्लास स्टार्ट हुई है, 15 मिनट आप लोग ब्रेक भी तो लिए थे। तो अभी मेजर टॉपिक सेकेंडरी मार्केट बची है, ठीक है, मनी मार्केट, सेकेंडरी मनी मार्केट,
वही है, सेकेंडरी मार्केट वही सब है। उसके बाद टैक्सेशन सिस्टम बचा है और इंश्योरेंस सिस्टम। कुछ मिसलेनियस पॉइंट हैं, जैसे एग्रीकल्चर में पीडीएस बचा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बचा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और इंडस्ट्री वाला, ये 3-4 मेजर पॉइंट टॉपिक बचे हैं। आज कितनी तारीख है? 8 है ना, तो अभी क्लासेस हैं 20 तक हमारी इस महीने, तो लगभग 7-8 क्लासेस और बची हैं इस महीने, 8-10 क्लासेस, 8-10 क्लासेस हैं 8। तो इस महीने टारगेट करेंगे कि काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएं। कुछ पॉइंट बचे रहेंगे तो अगले महीने जब क्लासेस लगेंगी तो उसमें कवर हो जाएंगे। और बाकी आप लोगों के टेस्ट भी होने हैं। हुआ नहीं ना? हो जाना चाहिए था ना। तो ठीक है, आप लोग तैयार करके आइएगा। कल हम प्रयास करेंगे, अगर क्वेश्चन बना लिए, कल अगर नहीं बना पाए तो मंडे क्यों? हमने 1-2 हफ्ते से पहले से बोल रखा है कि हम टेस्ट लेंगे। हैं? यस, कल हमने 3 हफ्ते पहले बोला था हम टेस्ट लेंगे किसी भी दिन, कहा था ना। जो नए बच्चे आए हैं वो ज्यादा परेशान ना हो, आप जितना कर लोगे, जो अभी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वही आप रिवाइज करके आइएगा, ठीक है? वो क्वेश्चन तो आप कर लेंगे ना, आपको उसी में से हम एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी परफॉर्मेंस है। जी हाँ, हम पूर्वालोकन से ही क्वेश्चन देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देंगे। आप लोगों को आसान सा सोर्स बता दे रहे हैं, घटना चक्र, पूर्वालोकन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब। यार सोर्स बताने के बाद तो सब देंगे ना। कितने क्वेश्चन दे दें? 50? 20 मिनट, 12 बजे देंगे पेपर, 12-20 पे छीन लेंगे 50 क्वेश्चन। मंडे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देने पड़ेंगे। इंग्लिश वाले कितने लोग हैं? नहीं, क्यों? मुझे बनाना इंग्लिश में तो आसान होता है। अच्छा, यहाँ पे ये बताओ, कौन से 2 बच्चे टेस्ट बना सकते हैं?